अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीरा लियाकत ख़ान है और मैं CSS 2015 की क्वालिफ़ायर हूँ। क्वालिफ़ाई करने के बाद मेरी एजुकेशन इंफॉर्मेशन ग्रुप में हुई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का इदारा है। मेरी पहली पोस्टिंग डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशन में थी। इसके बाद मैंने प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में सर्व किया और आज मैं ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन में एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही हूँ, जो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और इन तमाम ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बेतहाशा अच्छा रहा है। मेरी अपनी एजुकेशन एकेडमिक एजुकेशन MBA HR है, जो मैंने IBA पंजाब यूनिवर्सिटी से की। और इसके बाद मैंने कुछ अरसा जॉब किया। जॉब के दौरान ही मैंने तैयारी की और तैयारी करके मैं एलोकेट हुई। जी, मास्टर्स करने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स का ख़्याल ये होता है कि वो अपनी अपनी फ़ील्ड में जाके काम करना शुरू कर देंगे और उन्हें कोई अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन जो हमारे मुल्क के हालात हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखते रहना ये ख़ासा मुश्किल काम है। और मेरा ख़्याल ये है कि स्टूडेंट्स को और बच्चों को ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि पब्लिक सेक्टर एक बहुत वास्ट और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करियर ओरिएंटेड फ़ील्ड है, जिसे अपनाया जा सकता है। और CSS और PMS के ज़रिए ही आप इसे अपना सकते हैं। इसके अलावा वन पेपर एग्ज़ाम्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर ये होता है कि अगर आप CSS या PMS को अपना करियर बनाकर किसी एक ख़ास फील्ड में आके काम करें। जी, पब्लिक सेक्टर में जो आपकी जॉब है वो सिक्योर हो जाती है और सिक्योरिटी से बढ़कर इस मुल्क में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो अगर आप सिक्योर फील्ड चुनना चाहते हैं तो उसके लिए CSS और PMS बेहतरीन ऑप्शन है। और जहाँ तक बात आती है मेरे अपने एक्सपीरियंस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस जो है वो मैं एंजॉय कर रही हूँ। मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है और पब्लिक सेक्टर में चूँकि मैं अब कर रही हूँ, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा बखूबी है कि पब्लिक सेक्टर में जितना सुकून मुझे मिलता है, मुझे प्राइवेट सेक्टर में वो महसूस नहीं हुआ। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जॉब की सिक्योरिटी का होना है। जब आप सिक्योर जॉब के साथ काम करते हैं तो आप फ्री माइंड के साथ काम करते हैं और साथ ही साथ करियर डेवलपमेंट भी होती जाती है, प्रमोशंस होती जाती हैं, आपको पढ़ने लिखने के बड़े मौक़े मिलते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ का एक बहुत बड़ा समंदर है जो आपके सामने खुल जाता है पब्लिक सेक्टर में आने के बाद। इसलिए CSS और PMS एक बेहतरीन चॉइस। जी, ये बहुत अहम सवाल है कि क्या CSS या PMS डिफ़िकल्ट है और एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पास कर सकता है। तो शायद आपको हैरानी हुई ये बात सुनकर कि एक एवरेज स्टूडेंट ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पास करते हैं। और जब एक बैच निकल के सामने आता है तो इसमें एक एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तादाद हमेशा ज़्यादा होती है। आउटस्टैंडिंग किसी को नहीं चाहिए, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की तादाद हमेशा बहुत कम होती है बैचेस के अंदर। तो ये सोचना कि CSS और PMS डिफ़िकल्ट है, ये गलत है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये टाइम रिक्वायरिंग है। इसको प्रिपेयर करने से लेकर इसके रिज़ल्ट आने और इसमें एलोकेशन होने तक आपका तकरीबन 1 से 1.5 साल जो है वो लग जाता है आसानी से। तो और कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। तो अगर हम ये कहें कि CSS डिफ़िकल्ट है तो ये गलत है। CSS एक लेंथी प्रोसेस है और PMS एक लेंथी प्रोसेस है, तो ये कहना शायद मुनासिब होगा। जी, इसमें सबसे पहले तो यकीनी तौर पर जॉब सिक्योरिटी है आपकी। जो चीज़ आपको जॉब सिक्योरिटी से मिलती है, जो तसल्ली आपको जॉब सिक्योरिटी से मिलती है, वो आपको किसी से नहीं मिल पाती। फिर इसके बाद जो दूसरी अहम चीज़ है वो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग है। मैंने बहुत से CSS एस्पिरेंट्स जो कि CSS क्लियर कर लेते हैं, PMS कर लेते हैं, देखा है उन्हें कि उनके पास ये कई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो बाहर के ममालिक में जाकर अपनी एजुकेशन को बेहतर भी करते हैं, मुकम्मल भी करते हैं और साथ ही साथ स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई करते हैं। और एक पर्सनल ग्रूमिंग का सिलसिला जो है वो उनका चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। तो दूसरी अहम चीज़ तो ये है कि आपको आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, आपको अपनी एजुकेशन के लिए बहुत से मौक़े मिल जाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि
آپ کی لائف میں کوئی بہت زیادہ ہیسل نہیں ہوتی جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھی گئی ہے کہ صبح جاتے ہیں آپ آفس کے لیے، پھر آپ کے واپس آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ ٹائم جو لائف کا بیلنس ہوتا ہے اس کو خراب نہیں کرتی پبلک سیکٹر. اور اگر آپ کے اندر بھی کچھ ایسی کوالٹیز ہیں کہ آپ بیلنس کر سکیں تو پبلک سیکٹر میں آپ کی لائف جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بیلنس ہو جاتی ہے. پھر ہمارے بہت سے ایسے گروپس ہیں جس میں آپ کو یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ ملک سے باہر جا کے سرو کر سکتے ہیں. یہ صرف فارن سروسز ایسی سروس نہیں ہے، بلکہ آپ کامرس اینڈ ٹریڈ میں بھی باہر جا کے سرو کر سکتے ہیں، انفارمیشن گروپ میں بھی آپ باہر جا کے سرو کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی جوائن کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سے سینئرز ایسے ہیں جو کہ ورلڈ بینک میں بھی کام کر رہے ہیں، جو کہ IMF کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، اور کئی بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ ان کی کلیبریشن ہے. تو ایک بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے جو نہ صرف نیشنل لیول پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ کو ضرور ملے گا. جب ایسپیرنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ایلیجبل ہے یا نہیں، تو اس کے لیے بہت ہی سمپل کرائٹیریا ہے جو FPSC نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی دے رکھا ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر اپلیکینٹ پاکستان کا سٹیزن ہونا چاہیے، پرماننٹ ریزیڈنٹ ہونا چاہیے، اور ایجوکیشنل کرائٹیریا یہ ہو کہ بیچلر ڈگری میں سیکنڈ ڈویژن سے کم اس کی نہ ہو. لیکن اگر بیچلر تک اس کی سیکنڈ ڈویژن آ چکی ہے یا تھرڈ ڈویژن آ چکی ہے تو اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ماسٹرز میں اس کی ڈویژن، اس کو ہائر ڈویژن لینی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ڈویژن ہو، یعنی سیکنڈ ڈویژن ضرور ہونی چاہیے اس میں. پھر ایج کا کرائٹیریا اگر دیکھا جائے تو FPSC یہ کہتا ہے کہ ایج جو ہے وہ 21 ایئرز سے 30 ایئرز تک ہونی چاہیے. 21 ایئرز کا مطلب یہ ہے کہ 21 ایئرز 1 ڈے یہ ایلیجبل ہو جائے گا، لیکن 30 ایئرز 1 ڈے والا ایلیجبل نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی ساتھ 32 ایئرز تک ایج ریلیکسیشن دی جاتی ہے صرف ان لوگوں کو جو خاص ٹرائبل ایریاز سے تعلق رکھتے ہیں، یا ان لوگوں کو جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں اور ان کو گورنمنٹ سروس میں 2 سال ہو چکے ہیں. جی، اوتھینٹک انفارمیشن آپ کو ہمیشہ FPSC کی ویب سائٹ سے ملے گی. CSS کے لیے fpsc.gov.pk. اور جو پروونسز ہیں ان کے چونکہ ایگزامز الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی پروونشل مینجمنٹ سروسز کے ایگزامز ہر پروونس کے الگ ہوتے ہیں، تو ان کی اپنی ویب سائٹس ہوتی ہیں، جیسے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ ppsc.gov.pk ہے. اور دوسری چیز یہ، اسی طرح سلیبس بھی آپ کو انہی کی ہی ویب سائٹ سے ملے گا جو اوتھینٹک سلیبس ہوگا. آپ اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کا پرنٹ نکلوا کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ کو ہمیشہ آسانی رہے. بیچلرز کے بعد آپ اپیئر ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ اپنا ماسٹرز اپنی ایجوکیشن کو مکمل کر لیں. اس کے 2 بڑے فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی ایجوکیشن مکمل ہو جائے گی ماسٹرز تک، جو کہ نارمل سٹینڈرڈ کنسیڈر کی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو پڑھنے کا اور ایک سبجیکٹ میں، کسی بھی ایک سبجیکٹ میں عبور ضرور حاصل ہو جائے گا. تو ایکسپوجر بڑھ جانے سے ڈیفینیٹلی اس کا جو بینیفٹ ہے وہ آپ کو ریٹن ایگزامز میں اور وائوا کے اندر ضرور ملتا ہے. اچھا، اکثر جگہوں پر اکیڈمیز کو بہت زیادہ کنڈیم کیا جاتا ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاتا کہ جو اکیڈمیز ہیں اس میں بے تحاشا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انرول ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں اور گائیڈنس حاصل کرتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ گائیڈنس کا ملنا ہے. اگر آپ کو کہیں سے بھی اچھی گائیڈنس مل جاتی ہے تو یقینی طور پر آپ کی پریپریشن نہ صرف آسان ہو جاتی ہے، آپ کی یہ جرنی آسان ہو جاتی ہے، بلکہ بہت زیادہ چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کہ آپ اس ایگزام کو بہت زیادہ پریشر لیے بغیر کلیئر کر سکیں. تو اکیڈمیز کے رول کو اور گائیڈنس کے رول کو کبھی بھی کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. آف کورس دے آر پلینگ دیئر رول، اور اگر وہ ایفرٹ کر رہی ہیں تو دے شوڈ بی اپریشیٹڈ، اینڈ اف ناٹ اپریشیٹڈ ایٹ لیسٹ دے شوڈ ناٹ بی کنڈیمڈ. تو اچھی گائیڈنس ضرور لیجیے، چاہے وہ آپ کو کسی ایک انڈیویجول سے مل جائے، چاہے آپ کو وہ کسی ایسے پلیٹ فارم سے مل جائے جو آن لائن ہے، کہیں سے آپ کو فری مل جائے، یا آپ کو کسی اکیڈمی سے بھی مل جائے چند دنوں کے لیے. تو گائیڈنس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. گائیڈنس ضرور لیجیے، وہ
गाइडेंस आपकी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे देती है, और यही डायरेक्शन होती है जो कि आपको अपने टारगेट की तरफ ले जाती है। वरना आप डेफिनेटली रिवॉल्व कर सकते हैं 360 डिग्रीज़ में कि आपको जाना किधर है। तो मेरा ये ख़्याल है और मैं ये समझती हूँ कि जो गाइडेंस है वो आप ज़रूर लीजिए। प्रिपरेशन टाइम हर एक का मुख्तलिफ है, किसी को स्पेसिफ़िक नहीं किया जा सकता कि आपने इतने ही घंटे पढ़ना है और इतने ही दिन पढ़ना है। लेकिन अगर फिर भी ये देखा जाए कि एक एस्पिरेंट को कितना टाइम चाहिए सीएसएस या पीएमएस की तैयारी करने के लिए, तो मैं ये कहूँगी कि ऑन द एवरेज, ऑन द सेफ साइड, आप कम व बेश अपने जहन में 6 से 8 माह ज़रूर रखें, ताकि आप ना सिर्फ तैयारी कर सकें बल्कि जो तैयार किया है उसको रिवाइज़ भी कर सकें। मैं ये बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो तैयारी तो अपनी काफ़ी कर लेते हैं, लेकिन उसको रिवाइज़ करने का उनके पास टाइम नहीं होता है, या इतना बल्क में मटीरियल हो जाता है कि वो उसको दोबारा देख भी नहीं पाते और बहुत सी चीज़ें जहन से रेज़ हो जाती हैं। इस चीज़ से बचने के लिए बेहतर ऑप्शन यही होता है कि आप अपनी तैयारी सही टाइम से शुरू करें, यानी 6 से 8 माह आपके पास होने चाहिए। और जहाँ तक बात आती है कि आप कितने घंटे पढ़ें, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आपको ज़्यादा पढ़कर कुछ चीज़ें हासिल करनी है? जिन लोगों को बिल्कुल करंट अफेयर्स से, पाकिस्तान अफेयर्स से दिलचस्पी नहीं होती, उन्हें ज़ाहिर है कि ज़्यादा घंटे देने पड़ते हैं, ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, एक दिन के कम व बेश 9 घंटे पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो लोग इस पूरे प्रोसेस से गुज़रने के लिए ऑलरेडी न्यूज़ सुन रहे होते हैं, अखबार पढ़ने की उनको आदत होती है, तो समझ लीजिए कि उनका काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर होती हैं, और वो एक उस लाइन पर होते हैं कि वो कम घंटे पढ़ के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये कहना कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये टोटली एक एस्पिरेंट के अपने ऊपर है। जी, स्क्रीनिंग टेस्ट का आगाज़ 2022 में पहली मर्तबा किया गया था, और इसका मकसद ये था कि जो बहुत ज़्यादा बल्क में स्टूडेंट्स रिटन के लिए अपेयर होते हैं, 1 या 2 पेपर्स में बैठते हैं और उसके बाद अपने चांस को गंवा भी देते हैं, तो उनको किस तरह से रोका जाए और क्या वो तैयारी करके बैठे या नहीं। मुझे इस सिलसिले में एक बहुत अच्छा वाक़या याद आता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इस हिसाब से था क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी तो हमारे साथ एक एस्पिरेंट था, और वो एस्पिरेंट सिर्फ आते थे, बैठते थे, पेपर सामने रखते थे, अपना रोल नंबर लिखते थे और उसके बाद वो सो जाते थे, और वो लिटरली सोते थे। तो उनसे जब हमने ये पूछा तो इन्होंने कहा कि मैं इस दफ़ा के लिए प्रिपेयर नहीं था, मैंने अगले साल जो है वो देना है एग्ज़ाम्स। तो इस तरह के मेरा ख़्याल है काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपकी अटैम्प्ट्स बड़ी कीमती होती हैं, और अगर ये अटैम्प्ट्स जो हैं वो मिस हो जाएं सिर्फ़ इसलिए कि आप पेपर पे गए और आपने सिर्फ अपना रोल नंबर लिख दिया है और आपने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है, तो आपका पूरा एक चांस ज़ाया हो जाता है। मैंने बड़े लोगों को अफसोस करते देखा है जब वो एक चांस के लिए, एक चांस हासिल करने के लिए एक बड़ी तगोदो कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से हमें चांस मिल जाए। तो ये आपने नहीं करना। और स्क्रीनिंग टेस्ट का भी बेसिक पर्पस जो है वो यही बताया गया था कि वो तमाम एस्पिरेंट्स जो सीरियस हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वो इसमें स्क्रीन आउट हो जाएंगे और उन्हीं को ही एलिजिबल किया जाएगा रिटन एग्ज़ाम्स के लिए। तो एलिजिबिलिटी जो है वो बेसिकली रिटन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट बनती है, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स कहीं भी इंक्लूड नहीं होते। 66 मार्क्स आपको चाहिए आउट ऑफ 200 स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करने के लिए, जो कि 33% बनता है। और इसमें आपके कई ऐसे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो कि नॉर्मली सीएसएस की तैयारी के दौरान आप ऑलरेडी कर ही रहे होते हैं। इसमें जनरल साइंस एबिलिटी का क्वेश्चन आ जाते हैं, इंग्लिश है, हाँ उर्दू एक थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ये सिर्फ 20 मार्क्स का होता है और यकीनन ये आप कर भी पाएंगे। जनरल नॉलेज का सेक्शन होता है और इस्लामिक स्टडीज़ का सेक्शन होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो बिला खौफ व ख़तर आप स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो आसानी से तैयार कर सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जब आप सीएसएस की तैयारी करते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट ऑटोमेटिकली होता जाता है। द ओनली थिंग इज़ कि आप कितनी डिटर्मिनेशन से कर रहे हैं, कितना रिटेन कर रहे हैं, और क्या आप सीरियस भी हैं इस मामले में या नहीं। अगर तो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड में
اسلامک اسٹڈیز انگلش میں رہی ہے تو انگلش میں رکھیے، اور اگر آپ نے اسے ہمیشہ اردو میں پڑھا ہے تو آپ اردو میں رکھیں۔ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے۔ اور بہت سے اسٹوڈنٹس نہ جانے کیوں اس بات پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ انگلش میں رکھنی چاہیے یا اردو میں رکھنی چاہیے، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی، انگلش ہی ہے جو کہ آپ نے سارے سبجیکٹس میں پڑھنی بھی ہے اور لکھنی بھی ہے۔ تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ اس کی انگلش کی ریٹن پریکٹس بھی ہو جاتی ہے، لکھا بھی جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ اسلامک اسٹڈیز کو اردو میں رکھتے ہیں ان کا پرابلم یہ آتا ہے کہ وہ ریٹن پریکٹس نہیں کر پاتے، اور اردو لکھنے کی جو عادت ہوتی ہے وہ بالکل چھوٹ چکی ہوتی ہے، اور جب وہ ایگزام میں بیٹھتے ہیں تو ان کا ہاتھ نہیں چل رہا ہوتا اس پہ۔ تو یہ پریکٹس بس آپ کر جائیے گا، ادروائز آپ اس کو انگلش اردو دونوں جس بھی لینگویج میں رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو لگی ہو ویڈیو تو چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر دیجئے، نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں گی اگر آپ نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس بھی کر دیں گے تو، اور لائک کیجئے، اسے شیئر کریں۔ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ نالج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اس سے بہت سے لوگوں کو ہیلپ ہو جائے گی، اور اس ویڈیو کا بھی مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی کوئی انفارمیشن تو اس گیپ کو پورا کیا جا سکے۔ تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، شکریہ۔